यकीनन पाकिस्तान को उसकी हैसियत भी दिखानी समय समय पर ज़रूरी है। क्या उसमें थोड़ी सी हमें चूक हो जाती है, क्योंकि एक बार हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, और उसके बाद उसको बार बार, क्योंकि वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक को बढ़ावा देने में करता है। आपका सर कश्मीर को लेकर जो अनुभव है उस पर मैं आऊँगी, क्योंकि स्थानीय लड़कों के इन्वॉल्वमेंट की खबर आए, खुद पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की ओर से इस बात को स्वीकार किया गया। लेकिन उसकी पहले जो देश की भावना है, अगर देश या जो युवा हैं हमारे बहुत सारे इस वक्त पीछे बैठे हुए हैं, वो ये पूछना चाहते हैं कि घुस कर कब मारेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से बड़ा इस बार क्या होना है? तो क्या हिंदुस्तान इस स्तर की तैयारी कर रहा है कि इस बार जो हुआ है, न भूतो न भविष्यति, उस तरह की तैयारी हिंदुस्तान कर रहा है मौजूदा वक्त में? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे देश की सोच अलग है। एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक जो इस तरह की ओछी कार्रवाइयाँ हैं उसके अंदर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। और हमारे पास कई किस्म के टूल हैं, और जैसे आज आपका जो ये प्लेटफॉर्म है, इंडिया एट हाई टेबल, जब आप उससे एक इंडिया एट हाई टेबल की जाने की बात करते हैं तो जिस हिसाब से काम पाकिस्तान करता है, वो छुप करके मारने का काम, वो हमारी नीति नहीं है, एटलीस्ट हमारी डिक्लेयर्ड नीति नहीं है, और उनकी डिक्लेयर्ड नीति है। हम जब काम करेंगे तो वो काम करेंगे जिसको हम डंके की चोट पे सबको बता के करें। अगर इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर हमने एक्शन लिया है तो हमने सबको बता के लिया है, और किस कारण से लिया है वो हमने बताया है। तो मुझे जो भी हमारी कार्रवाई होगी, सर्जिकल स्ट्राइक की होगी, एयरफोर्स की बालाकोट टाइप होगी, या कॉम्बिनेशन की होगी, वो इस समय मेरे ख्याल से मैं पब्लिक के अंदर डिबेट करना, बताना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि ये सब कई चीज़ों से मैं वाकिफ़ हूँ, और कुछ चीज़ ऐसे गलत निकल जाए जिससे हमारे प्लान्स के ऊपर कुछ गलत हो, वो अच्छा नहीं होगा। बट आपको मैं इतना इश्योर कर सकता हूँ कि हमारे पास ज़ीरो से लेकर के टॉप लेवल तक फुल वॉर स्पेक्ट्रम के अंदर कई टूल्स हैं, जिसके अंदर एक एस्केलेशन कंट्रोल जिसको बोलते हैं, इस इंसिडेंट के बाद में क्या हमें फुल वॉर पे जाना चाहिए या क्या पनिशमेंट को ऐसी देनी चाहिए ताकि उसको सबक मिल सके। ये सारे लेवल के हमारे पास प्लान्स हैं जो एग्जीक्यूट होंगे, मगर वो प्लान इस समय एग्जीक्यूट करना बहुत ही बेवकूफ़ी हो जाती तुरंत की तुरंत करना, क्योंकि जब पाकिस्तान कोई गलत काम करता है इस तरह का, तो उसकी पूरी सजगता एक बड़े हाई लेवल की होती है। हम उस टाइम के उधर तुरंत बैक टू बैक चले जाएंगे इस काम करने के लिए, और 2 बार ऐसे एक्शन हो चुके हैं, तीसरी बार वो ज़्यादा सजग है। तो लड़ाई की चीज़ ऐसी होती है, दुश्मन को तब बताना है, मारना है, जब वो उसका गार्ड डाउन हो। ये गेम चलेगा, ये बहुत ही सीरियस गेम है, लाइफ का तो है, ज़िंदगी जान माल का है, बट हमें हमारी देश की इज्जत का मामला है। तो वो एक्शन होगा जो वो भूलेगा नहीं, मगर अच्छा एक्शन होगा। उसका समय मेरे ख्याल से इस प्लेटफॉर्म पे बताना सही नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ आपके अनुभवों पर। आपने कश्मीर में रहकर लंबा काम किया है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कश्मीर के युवाओं को जोड़ने के लिए तमाम पहल किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समय समय पर कहा कि दिल्ली की दूरी और दिलों की दूरी, इन दोनों को कम करने का प्रयास कश्मीरियों के साथ हमें करना पड़ेगा, और कश्मीरियत को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी आगे बढ़े थे। अब सवाल ये है, फारूक अब्दुल्ला अगर खुद स्वीकार करते हैं, और हमने इस आतंकवादी हमले के बाद कई ऐसे घर भी हैं जहां पे बुलडोज़र चलाए गए, या फिर उनके घरों से लोगों को निकाल दिया गया, ये युवाओं के अंदर एक बार फिर से वो प्रवृत्ति कहाँ से आ रही है? और अब माना ये जा रहा था 370 हटने के बाद वहाँ के जो युवा हैं वो मुख्य धारा में लौट आए हैं, वो आगे बढ़े हैं, पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली वो नहीं बनेंगे, लेकिन क्या एक बार फिर से ये हमारे लिए बहुत बड़े चिंता का सबब बन गया है? मैं सिर्फ एक आपको आश्वासन ये देना चाहूँगा कि कश्मीरी जनता को आप कुछ लोगों के वजह से पूरे में क्लब नहीं कर सकते। कश्मीरी जनता भी हमारे पूरे देश की जनता की तरह एक आम जनता है, जिसे अपने रोज़मर्रा के लिए, रहने के लिए, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए जीने का अधिकार है, और वैसे ही वो जीना चाहती है। 370 जाने के बाद में जो बदलाव है वहाँ पर, एक सिक्योरिटी सिचुएशन का बदलाव, बहुत ही अच्छा बदलाव था। वो आपको नंबर्स बताते हैं, ठीक है, मगर नंबर्स ये बताते हैं कि शांति है, और मैं ये चीज़ बहुत बार बोल चुका हूँ, शांति है मगर शांत नहीं है। शांति एक एनवायरनमेंट में शांति है, पीसफुल है, सब कार्रवाई चल रही हैं, बिजनेस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, मगर शांत क्यों नहीं है? क्योंकि 70 से 80 साल जब आपने एक जगह की रेडिकलाइजेशन ऐसी बढ़ा रखी है, जहाँ पे आज 40 साल 50 साल का जो एक उम्र का आदमी है,
उसने सिर्फ एक रेडिकल थॉट प्रोसेस के लिए काम किया है, सोचा है। आप ये अगर चाहें कि 4 साल के अंदर पूरे के पूरे युवा, पूरे के पूरे अधेड़ जो मिडिल एज या सीनियर एज के लोग हैं, वो उनका दिमाग एकदम से चेंज हो जाएगा, मुझे ये बहुत बड़ी गलतफहमी हमारे बाकी देश, हमारे मीडिया और जो लोग सोशल मीडिया पर लड़ाई चलाना चाहते हैं उनके अंदर लगती है। ये समय लगेगा। आज जो तिरंगा, उस पर आपने जिसका रेफरेंस किया, वो जो तिरंगा है वो मैंने नहीं लगाया है, वहाँ एक कश्मीरी जवान यूथ ने लगाया है। और कई कश्मीरी यूथ हमारे तिरंगों को खुशी के साथ लेके चलते हैं, लड़कियां चलती हैं, वो डांस करते हैं स्टेज के ऊपर, जबकि उनको मालूम है कि मैं आज लड़की होकर के मैं यहाँ पे तिरंगे का कपड़ा पहन के डांस कर रही हूँ, जब मैं अपने मोहल्ले में घर में जाऊँगी तो मुझसे कई लोग सवाल करेंगे। जहाँ आप उनके ऊपर नहीं फोकस करते, हम उन छोटे लोगों के ऊपर, थोड़े से नंबर के ऊपर फोकस करते हैं। और इससे जो एक ये पहलगाम का इंसिडेंट है, जो धर्म का बांट, आपस की लड़ाई, फ्रैक्चर करना, और इतना हमने अचीव किया कुछ 30 साल के अंदर मौतों के साथ। जितने कश्मीरी पंडित मारे गए, जितने सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए, आपको मैं ये यकीन के साथ बताना चाहता हूँ, उतने ही कश्मीरी मुसलमान वहाँ मारे गए हैं, हमारे देश के तिरंगे के लिए काम करने के लिए शहीद हुए हैं। राइट, वो हम एक्नॉलेज नहीं करते, मगर इस ऑपरेशन के अंदर 2 कश्मीरी टेररिस्ट इसके अंदर साथ दिया है, उसको हम मानते हैं। जो नंबर था, जो एक टाइम के अंदर जब आज़ादी का माहौल चला था, तो हज़ारों की तादाद में कश्मीरी यूथ पार गया, ट्रेन होकर के वापस आया। उसमें 90% को पता चल गया ये मैं तो गलत रास्ते पे आ गया, वो एक आम रास्ते पे, सही रास्ते पे आया। जो एक टेररिस्ट माइंडसेट है, रेडिकल आइडियोलॉजी है, एक अभी पिछले 10 साल के अंदर काफ़ी लोकल टेररिस्ट बुरहान वानी के बाद में लोकल बने। मगर वो सारे के सारे धीरे धीरे, एक हम लोगों ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ वायलेंस, उसके अंदर आज लोकल रिक्रूटमेंट तकरीबन ना के बराबर है, मगर ज़ीरो नहीं है। राइट, इसीलिए मैं ये चाहूँगा कि पूरा देश, मीडिया, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ये मान के चले कि नंबर कम हो गए हैं, मगर जो दिमाग का कीड़ा है कुछ बच्चों में, कुछ यूथ में अभी भी है। और आपको जैसे जैसे पीस होगा, वो पीस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और उसी हिसाब से ये जो छोटी घटनाएं हैं वो आपको बहुत अफेक्ट करती हैं। इस तरह की कार्रवाइयाँ जब पहले 20 साल कश्मीर के अंदर होती थी, तो ये एक पेज के अंदर एक कहीं किनारे होता, मगर 4 साल के अंदर जब ऐसी बड़ी घटना होती है तो सबकी आंख के सामने एक सदमे की तरह आती है। तो ये लड़ाई छोटी नहीं है, लंबी है, और 4 साल 5 साल के अंदर ख़त्म नहीं हो सकती। पूरी गवर्नमेंट, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जनता, भारतीयों को, सभी को, और उसमें खास तौर से कश्मीरियों को सजग रहना तो पड़ेगा कि ये बहुत मुश्किल से आपने पाया है, ये वापस ना चला जाए। बिल्कुल, अभी वो सीजन चल रहा है और उसी समय इस तरह का हमला हो जाना यकीनन ये दुखद है। और पिछले अगर 15 सालों का मैं खुद का अनुभव बताऊं तो पहले वहां पर लाल चौक पर खड़ा होना, माइक पकड़कर वहां से रिपोर्टिंग करना, आप दोपहर में भी नहीं कर सकते थे। कब कहां से आकर पत्थर आपके सिर पर लग जाए, कब कहां पर गोली चल जाए, ये बहुत मुश्किल होता था। लेकिन आज रात के 1-1:30 बजे तक आराम से लाल चौक पर हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं। मैं पहलगाम होकर आई इस आतंकवादी हमले के बाद, ग्राउंड जीरो पर मैंने देखा बहुत बड़ी तादाद में कश्मीरी लोग सड़क पर उतरे और उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद की थी। पहलगाम हमले के तुरंत बाद, जो शुक्रवार था, जुमे की नमाज के बाद, मस्जिद थे, अजान पढ़ने के बाद बड़ी तादाद में लोग निकले और सबने एक सुर से इसकी मुखालफत की कि हमें आतंकवाद नहीं चाहिए। लेकिन फिर उसी सवाल पर कि पड़ोसी देश जब ऐसा हो तो फिर हिंदुस्तान भी शांत नहीं रह सकता, समय समय पर उसका इलाज करते रहना चाहिए। अब अजय जी, मैं आपके पास आते हुए, पुलवामा में जब हमला हुआ था, 40 हमारे सीआरपीएफ जवानों की जान गई थी, और उसके बाद कैप्टन अभिनंदन को लेकर भी मैं चाहूंगी कि एक बार हमारे दर्शकों को बताएं, बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी है। मैं उस दिन अटारी वाघा बॉर्डर पर ही थी, सुबह 9 बजे से और रात के 9:30 बजे वो उनकी वापसी हुई थी। पूरे दिन भर अलग अलग तरह के कयास लग रहे थे किस तरह से उनकी घर वापसी संभव हो पाई, क्योंकि पाकिस्तान है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसके बारे में हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। ज़रूर। मैं उस समय पुलवामा के समय पाकिस्तान में था, फिर मैं वापस तुरंत भारत आया, और जब हमारा पायलट अभिनंदन नीचे पकड़ा गया वहाँ पे, उसको वापस लाने की जो प्रक्रिया थी, मैं कहूँगा वो भारतीय कूटनीति, भारतीय डिप्लोमेसी और भारतीय सेना की शक्ति का एक परिचायक है। क्योंकि पाकिस्तान को कहा गया
कि अगर वो पायलट वापस नहीं आया एक दिन के अंदर, तो भारत आगे की कार्रवाई करने को तैयार है, एस्केलेशन करने को तैयार है। और इसकी वजह से, एक क्रेडिबल थ्रेट की वजह से पाकिस्तान ने ये तुरंत फैसला किया कि उसको वापस कर दें, क्योंकि उनको डर था कि भारत अगर आगे कार्रवाई करेगा तो कुछ भी हो सकता है, वो उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो इस वजह से पायलट वापस आया। पाकिस्तान ने प्रयास किया कि आप वहाँ वाघा बॉर्डर पे थी, वहाँ पे कि एक बहुत बड़ा मीडिया स्पेक्टिकल किया जाए, मगर हमने कहा कि ये कुछ नहीं होगा, आप रेड क्रॉस के थ्रू उसको वापस करें और हम उसको लेंगे। और पायलट हमारे पास वापस आया, अभिनंदन को की घर वापसी हुई, और ये मेरे ख्याल से भारतीय नीति की एक विजय थी, और कि हमने उस समय का एस्केलेशन को डोमिनेट किया। हमने फैसला किया कि कब ये समाप्त होगा। पाकिस्तान ने शुरुआत की पुलवामा में, हमने फैसला किया कि किस तरह से ये प्रक्रिया समाप्त होगी। ठीक है, लेकिन उस समय डर भी लगता होगा, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक लगातार अलग अलग तरह, मैं खुद रिपोर्टिंग कर रही थी तो मुझे अच्छे से अंदाज़ा है, अभी भी मैं याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर भी था कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कहीं कुछ कर ना दे कैप्टन अभिनंदन के साथ। जी, और मेरा अपने नेतृत्व को, मंत्रियों को ये कहना था उस समय कि जब तक वो वापस हमारी धरती पर नहीं आए, तब तक हम इस बात को ना सेलिब्रेट करें, हम इंतज़ार करें, क्योंकि पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। अब चलते चलते दो लाइन में आखिरी सवाल आप लोगों से, क्या हिंदुस्तान तैयार है पाकिस्तान को इस बार मुंहतोड़ जवाब देने के लिए? और न सिर्फ वो जवाब जो आगे आने वाली पाकिस्तान के जो आका हैं, जनरल मुनीर हैं, उनके जो हुक्मरान हैं, उनकी पीढ़ियां याद रखें, क्या हम ऐसी तैयारी कर रहे हैं मौजूदा वक्त में? मेरे ख्याल से ऐसी तैयारी हो रही है और ऐसे कदम उठाए गए हैं, क्योंकि ये जो इंडस संधि की बात है, ये 65 साल में भारत ने कभी नहीं कही। इसका खौफ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है कि पानी बंद हो जाएगा। तो ये कदम हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप सैन्य कदम ही उठाएं, अलग डोमेन्स में अलग कदम उठा सकते हैं। ये पहला एक बहुत भारी कदम उठाया गया है, जिसका पाकिस्तान में इसकी वजह से बहुत हलचल है, और मेरे ख्याल से और भी कदम आएंगे, मगर कोई इसमें भारत जल्दी में नहीं है। इसमें जब समय ठीक होगा, उस समय ये कदम उठाए जाएंगे। अब यकीनन ये जो रोक है, हिंदुस्तान को उसने बड़ी ताकत दी है, लेकिन फिर वही आ जाता है कि जब तक घुसकर उसको जवाब नहीं देगी सेना, हमारे 26 नागरिकों के खून का बदला खून नहीं होगा, आतंकवादियों को सबक नहीं सिखाया जाएगा। हिंदुस्तान के जहन में वो बात है, तो क्या उसकी भी तैयारी चल रही है? हाँ, पहली बात है, ये जो तैयारी होती है ये तुरंत नहीं होती है। मैं आपको ये बता दूं कि तैयारी हम लोगों की काफ़ी समय से है। फिर से मैं दोबारा से एलैबोरेट करना चाहूँगा कि हमारी जो सेना के अंदर रसद, इक्विपमेंट, जो बैकअप चाहिए, आज हमारे पास काफ़ी अच्छे सामान हैं, राइट। इंडिजनाइजेशन की बदौलत जो एक हमको बाहर की देशों के ऊपर रिलाई करना पड़ता था कि भाई लड़ाई हो रही है, अब हम आपसे सामान खरीदेंगे, काफ़ी चीज़ें हमारे यहाँ खुद के एम्यूनिशन इक्विपमेंट के अंदर बनने लगे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उससे भी हमारी एक बैकअप है, एक हमें स्ट्रेंथ है। जहाँ पाकिस्तान को चाइना, अमेरिका, बाकी सब जाकर सामान लेना है, और आपको मालूम है कि चाइनीज़ सामान का कोई वैल्यू नहीं है, वो चाइना वाले खुद नहीं ट्रस्ट करते, तो वो एक बड़ी बुरी हालत में उनके सबमरीन्स, उनके जहाज़ आज तारीख में रिपेयर के अंदर हैं, गराजेस के अंदर हैं, वो किसी हालत में लड़ाई करने के काबिल नहीं है। सेम उनका जो फ़ौज का मोराल है वो भी काफ़ी इस वक्त लो है। बनिस्बत हमारी तरफ हथियार, टैंक हों, चाहे हवाई जहाज़ हों, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर हों, आपको पता है कि जैसे हुक्म मिला तुरंत कुछ ही समय के बाद में हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर अपने पूरे फ्रिगेट्स के साथ में बाहर चले गए। हमारी सेना पिछले कई सालों से ऐसी मौक़ों का तैयारी कर रही है। अगर हमें विकसित भारत 2047 में चाहिए, आपको ये यकीन करना पड़ेगा कि हमारी सेना साथ साथ में चल के उसी हिसाब से तैयार रहे, जब ज़रूरत पड़े तो हम उसको अप्लाई कर सकें। मगर वो एप्लीकेशन से पहले ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस दुश्मन के लिए क्या होंगे, बाकी लोगों के लिए क्या होंगे। तो ये यकीन आपको मैं दिला सकता हूँ कि वी आर ऑल रेडी फॉर एप्लीकेशन। पाकिस्तान को ये पता है, इसीलिए जो पाकिस्तान के अंदर आज हरकतें हैं, उनकी चारों तरफ की विजिट्स हैं, रिक्वेस्ट हैं, वो सब चल रही हैं, वो IWT की वजह तो है ही है, बट उन्हें मालूम है कि ये जो उन्होंने गलत काम किया है, अगर
फुल फ्लेश्ड हमारा लड़ाई का माहौल हो गया और हमने लाइन क्रॉस करी, तो उनकी थोड़ी मुश्किलें हम ज़्यादा पूरे हो जाएंगी। सैन्य साजो सामान के साथ तैयार हैं, लेकिन कभी कभी वो तस्वीरें क्या विचलित करती हैं जब एक खिलौने को राफेल बनाकर उस पर नींबू मिर्च टांग दिया जाता है और देश के भीतर उसको लेकर सियासत होती है, तो क्या सेना के मनोबल पर ये असर करता है? मैं आपको ये कल एक्चुअली मैंने देखा और कल मैंने ट्वीट भी किया इसके ऊपर। मैं पॉलिटिकल सिस्टम पे नहीं जाता, हमारी जो सेना है, और थैंक्स टू चाइना, गलवान हुआ, डोकलम हुआ, हमारी सेना पश्चिम और उत्तर दोनों तरफ को एक साथ हैंडल करने के लिए तैयार है। मगर जो हमारे देश के दुश्मन हैं अंदर जो रहते हैं, जो हमारे ऊपर शक करते हैं या कुछ इस तरह का, आपको गवर्नमेंट के ऊपर चींटा कसना है, आप चींटा कसिए, बिल्कुल। मगर आपको ये मैं यकीन दिलाता हूँ कि 47, 48, 65, 71, कारगिल, एक 62 को अगर आप पॉलिटिकल लेवल को छोड़ दीजिए, मगर सेना ने आपको कभी आपको निराश नहीं किया। कारगिल के बाद भी जो पूरी दुनिया इस चीज़ का लोहा मानती है, इम्पॉसिबल वॉज मेड पॉसिबल। हमारे सेना के यंग ऑफिसर्स, जवान, 542 लोगों ने, 525 जवानों ने अपनी जान दे दी। हम बिल्कुल तैयार हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए, मगर जब अंदर के लोग आपके ऊपर उकसाने की कोशिश करते हैं तो ये याद रखिए कि जल्दबाजी में कोई गलत काम ना हो जाए। राइट, आपको जीत चाहिए या जल्दबाजी चाहिए, आपको ये सोच के चलना है। अभी भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जाते हैं। उनको ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान खुद दे रहा है। पाकिस्तान तो कहानियाँ बनाता है, तो उनको हमने क्यों जवाब देना है? हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी का हम एप्लीकेशन करते हैं, उसकी प्रूफ दुनिया देती है, हमें देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हमारे लोगों को खुद शक है तो जो लोग शकियाँ हैं उनको पाकिस्तान से वो प्रूफ मांग लेना चाहिए, हमें ज़रूरत नहीं देने की। अजय विसारे जी, लेकिन यही सवाल आपसे भी, जब सबूत मांगे जाते हैं कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक के, एयर स्ट्राइक के सबूत दीजिए, तो देश का मनोबल क्या इससे घटता है? और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको बाज आने चाहिए कम से कम इस तरह की बातें करते हुए। आप पॉलिटिकल पार्टी से लड़िए, कम से कम अपनी सेना पर तो भरोसा करें। देखिए, ये इस बात से मैं सहमत हूँ कि लोगों को नहीं करना चाहिए, मगर हम एक प्रजातंत्र हैं, एक डेमोक्रेसी है, इस तरह की आवाज़ें उठेंगी। एक लेवल पे हमको ये मानना चाहिए कि ये नॉइज़ है, ये शोर है और कुछ शोर चलेगा, और हम अपना मन बना के चलें, जो राह है उस पे, जो व्हाट वी थिंक इज़ द राइट पाथ, उस पे हम बढ़ते जाएं। दैट इज़ द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड। बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। राजनीतिक शोर के बीच राफेल की गर्जना सुनाई देनी चाहिए और पूरा हिंदुस्तान यही उम्मीद भी कर रहा है। जोरदार तालियों के साथ बहुत धन्यवाद आप दोनों का एबीपी न्यूज़ के इस मंच पर आने के लिए। हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है और उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि जैसा हमने एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, इस बार उससे भी 2 कदम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान, उसके हुक्मरानों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आगे आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान इस बात को याद रखेगा कि किस तरह का करारा जवाब और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश ऐसी की जाए, पाकिस्तान के उस ज़मीन को बंजर किया जाए जहां से दोबारा आतंकवादियों की फसल हिंदुस्तान के खिलाफ लहलहाने नहीं पाए। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़े। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।